अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? क्यों, ये आवाज़ आ रही है मेरी? डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? तो लास्ट टाइम जो है वो हमने शायद पोटेंशियल वेल जो है उसको शुरू किया था, और पोटेंशियल वेल का एक केस हमने किया था E ग्रेटर देन V0 का। ठीक है, तो आज हमने जो है उसका सेकंड केस शुरू करना है कि E लेस देन V0 के ऊपर। तो ये डिले हुआ है क्योंकि ये जो मेरा सिस्टम है ये बड़े दिनों के बाद मैंने इसको ऑन किया आज, तो इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, बहरहाल हम शुरू करते हैं। बहरहाल आज हमारा जो मॉडर्न फिज़िक्स का है, शायद ये ऑनलाइन सीरीज़ का जो था, आज लेक्चर नंबर 9 है शायद, जो हमने शुरू करना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चलें शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9। मॉडर्न फिज़िक्स, और डेट हमारे पास आज है 17/5/2021। तो पोटेंशियल वेल जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, और पोटेंशियल वेल के अंदर जो है वो हमने एक केस जो है इसका E ग्रेटर दैन V0 का जो है उसको स्टडी किया था। E ग्रेटर दैन V0 का जो केस है वो हमने करके देखा था, और उसमें हमने ग्राफ के ज़रिए उसको प्लॉट करके देखा था कि हमारे पास जो है उसके अंदर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो मेरा हाल है उसके एंड पे मैंने ये कहा था कि ट्रांसमिशन और जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स हैं उनकी शायद कैलकुलेशन हमने नहीं की थी। ठीक है, हमने फिगर जो है उसको डिस्कस किया था, लेकिन रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको कैलकुलेट करके हमने नहीं दे रखा था केस E ग्रेटर दैन V0 के लिए। तो आज हमारा पहला टास्क जो है वो ये है कि हमने रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स जो हैं इनको कैलकुलेट करना है। केस हमारा कौन सा है? E ग्रेटर देन V0 का हमारे पास केस है। ठीक है, इसके लिए हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स जो हैं इनको कैलकुलेट करके देखें। तो पहले तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा उन इक्वेशंस को जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव आउट की थी। यानी कि हमने एक इक्वेशन साई 1 के लिए कैलकुलेट की थी, और एक इक्वेशन हमने साई 2 के लिए जो है वो कैलकुलेट की थी। तो साई 1 के लिए जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी साई 1 A e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k2x। ये एक इक्वेशन थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि हमने इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस जो हैं उनको अप्लाई करना है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास साई 2 की इक्वेशन थी जो हमने निकाली थी c e की पावर आयोटा k2x प्लस e की पावर माइनस आयोटा k2x।
डी के साथ, और हमने ये वाली जो एक टर्म थी हमने इसको निगलेक्ट कर दिया था। ठीक है, इसको हमने क्यों निगलेक्ट कर दिया था? क्योंकि मैंने जो फिगर बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि कोई भी वेव जो है वो सेकंड रीजन से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, नो वेव इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सेकंड रीजन, तो इसलिए फिर ये वाला टर्म जो है ये इजाफी आ रहा था। ठीक है, नो वेव इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द रीजन 2, कोई भी वेव जो है वो रीजन 2 से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए हमने ये जो डी वाली टर्म है इसको निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब आपने ये जो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए हमने ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए कैलकुलेशन करनी है ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स की। ये जो दो इक्वेशन, इनके ऊपर हमें लगानी पड़ेगी बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, अब मुझे असल में यहाँ पर ये फिगर दोबारा बनानी पड़ेगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप देखें, ये हमारे पास पोटेंशियल का बैरियर था, यहाँ पर ये वी नॉट हमारे पास इसका मैक्सिमम पोटेंशियल था, वी नॉट 0 था रीजन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ये वी नॉट की हाइट थी पोटेंशियल की, और यहाँ पर ये वाला जो है ये हमारे पास रीजन 2 था। ठीक है, ये हमारे पास रीजन 1 और रीजन 2 थे। अब आप देखें कि इसके ऊपर हमने पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएं, यानी कि अगर हम कहें कि साई 1 इक्वेशन लें हम कंटिन्यूटी की, कि साई 1 बराबर है साई 2 के एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये बाउंड्री कंडीशन है, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन कि साई 1 बराबर है साई 2 के। आपने ये बात पढ़ी हुई है कि वेव फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं, कंटिन्यूटी को होल्ड करते हैं। ये चीज़ आपने पहले स्टडी की है, मैंने जब आपको वेव फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी तो उसके अंदर मैंने ये बात जो है ये आपको मैंने बताई थी। ठीक है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर जो ये कंटिन्यूटी लगाई है कि साई 1 साई 2 के बराबर है, और हम ले कर रहे हैं एट एक्स इज़ इक्वल टू 0, एक्स 0 के ऊपर हम ले रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स 0, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जो है ये वेल जो है वो आपका एक्सटेंडेड है। तो अब अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर ये लगाएं तो आप देखें कि साई 1 ए ई की पावर आयोटा, ठीक है, हमारे पास ए ई की पावर आयोटा k1 इंटू 0 प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा k1 इंटू 0। तो यह आपके पास क्या आ जाएगा? साई 1 ये 1 आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा साई 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखें कि हमारे पास दूसरी ये इक्वेशन है साई 2, इसके ऊपर भी लगाएं, लेकिन साई 2 जो है इसमें एक टर्म तो हमने नेगलेक्ट कर दी हुई है। ठीक है, तो सिर्फ इतनी आ जाती है ये, तो साई 2 सी ई की पावर आयोटा k2 इंटू 0, तो साई 2 इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास साई 1 की वैल्यू a प्लस बी आ गई, और जो साई 2 है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास c के बराबर आ गई। तो अब आप इस पर लगवाएं कंटिन्यूटी। तो जब आप इसके ऊपर कंटिन्यूटी लगाएंगे, यानी कि साई 1 को बराबर करेंगे
साई 1 इज इक्वल टू साई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई 1 ए प्लस बी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास कोई इक्वेशन ए आ गई। अब हम कंटिन्यूटी को डेरिवेटिव के हिसाब से लेते हैं कि डी साई 1 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यानी कि आपने साई 1 और साई 2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेने के बाद इनको आपने कंपेयर कर लेना है, यानी कि वहाँ पर x 0 रख के आपने कंपेयर कर लेना। तो पहले नंबर पर साई 1 देखते हैं। साई 1 हमारे पास e की पावर एयोटा k1 x प्लस बी ई की पावर माइनस एयोटा k1 x। ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेता हूँ डी साई ओवर डी एक्स, डी साई 1 ओवर डी एक्स। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अयोटा k1 ई की पावर अयोटा k1 x a प्लस माइनस अयोटा k1 ई की पावर माइनस अयोटा k1 x b, ये आ जाएगा। अब आप इसके अंदर जो है वो x को 0 रखें तो डी साई 1 ओवर डी एक्स अयोटा k1 ई की पावर अयोटा k1 इंटू 0 a प्लस माइनस अयोटा k1 ई की पावर माइनस अयोटा k1 इंटू 0 b, ये आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा डी साई 1 और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अयोटा k1 सॉरी अयोटा k1 और इसमें आपने रखा x को 0 तो ये 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 a माइनस अयोटा k1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय b। तो ये मेरे पास वैल्यू डी साई 1, ठीक है जी, डी साई 1 ओवर डी एक्स की निकल आएगी। तो इसको ज़रा हम रीअरेंज करके इस वैल्यू को राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो निकली है हमारे पास, ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब तो अगर आप इसको देखें तो ये देखें ये क्या आ रहा है कि डी साई 1 ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू ए अयोटा k1 माइनस बी अयोटा k1। तो डी साई 1 ओवर डी एक्स ए माइनस बी अयोटा k1, ये मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह साई 2 आपके पास है सी की पावर अयोटा 2 kx। अब इसका ले डी साई 2 ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स सी ई की पावर अयोटा k2 x। तो डी साई 2 ओवर डी एक्स इसका डेरिवेटिव ले तो अयोटा k2 ई की पावर अयोटा k2 x और एट x इज इक्वल टू 0 डी साई 2 ओवर डी एक्स अयोटा k2 ई की पावर k2 इंटू 0 और दैट इज इक्वल टू साथ में आएगा इसका सी 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 अयोटा k2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपने डी साई 1 ओवर डी एक्स डी साई 1 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 करना है कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इनको कंपेयर कर लें, आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं, आपने डेरिवेटिव लेकर वैल्यूज जो हैं उनको कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएंगी सी अयोटा k2
दैट इज इक्वल टू आयोटा K1 इंटू ए माइनस बी। तो आयोटा आयोटा से कट गया, K1 ए माइनस बी इज इक्वल टू सी K2। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ गई, K1 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी K2। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है और एक इससे पीछे भी एक हमारे पास इक्वेशन थी। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन बी जो है वो कह देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन बी कह देता हूँ। एक इक्वेशन ए भी आपने निकाली हुई है। इक्वेशन ए क्या थी? ए जमा बी इज इक्वल टू सी। ये भी आपने इक्वेशन जो है ये निकाली है। तो अब आप इक्वेशन 7 और जो 8 है, ठीक है, सॉरी इक्वेशन ए और बी जो है, ये ए की वैल्यू सी की वैल्यू यहाँ पर बी में रख दें, यानी कि K1 ए माइनस बी, सी की वैल्यू इधर रखेंगे तो ए प्लस बी इंटू K2। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। अब आप क्या करें कि इसको ज़रा रीअरेंज करें, सॉल्व करें। तो आप देखें ए K1 माइनस K1B इज इक्वल टू ए K2 प्लस बी K2। ये हमारे पास आ जाएगा। ए और बी वाली टर्में जो हैं उनको अलहदा कर लें। तो इधर ले आए ए K1 माइनस K2 और बी K1 प्लस K2। इस तरह मैंने रीअरेंज किया है। वो टर्म इसको उठा के उस तरफ ले गए, उसको उठा के इस तरफ ले आए हैं, और कुछ नहीं किया, और सिर्फ टर्म्स जो हैं उनको रीअरेंज जो है वो किया। अब हमारे पास यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी K1 माइनस K2 K1 प्लस K2 इंटू ए। ठीक है जी। अब ये b की वैल्यू ए इक्वेशन के अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। a प्लस बी की जगह पर K1 माइनस K2 K1 प्लस K2 इंटू ए इज इक्वल टू सी, यानी कि C इज इक्वल टू ए प्लस K1 माइनस K2 K1 प्लस K2 इंटू ए। याद, अब आप एलसीएम ले लें। ए इंटू K1 प्लस K2 प्लस K1 माइनस K2 ए डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ये आ जाएगा। इसको ओपन कर दें तो ए K1 प्लस ए K2 प्लस ए K1 माइनस ए K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया C इज इक्वल टू ए इंटू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास K1 प्लस K1 प्लस K, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 2K1A डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये वैल्यू जो है कि हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, अब यहां से आप C ओवर A
की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी ओवर ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप ए को दूसरी साइड पे लेंगे, ये देखेंगे सी ओवर ए दैट इज इक्वल टू 2k1 k1 प्लस k2। ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है वो बराबर होता है सी ओवर ए का मॉड स्क्वायर। ये हमने सी ओवर ए निकाल लिया, तो टी इज इक्वल टू 2k1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 का मॉड स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ गया, यानी कि ये कोएफिशिएंट आपको ये बता रहा है कि कितनी वेव जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, कितनी वेव जो है वो रीजन 2 से ट्रांसमिट हो रही है। और इसमें आप देखेंगे सी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है और ए जो है वो सी जो है कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन है और ए भी कांस्टेंट ऑफ इंसिडेंट वेव है। यानी उनके एम्पलीट्यूड को सी और ए जो है वो इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड्स को एक्चुअली डिस्क्राइब जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हमारे पास निकल आया। अब एक और चीज है इसके अंदर जो कि हमने कैलकुलेट करना है, जिसको आप कहते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आर जो है वो बी ओवर ए के मॉड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि बी ओवर ए का आप मॉड स्क्वायर निकाल लें तो वहां से आपको जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, सॉरी जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, ये मिल जाएगा। अब इक्वेशंस जो हैं आपके पास वही वाली हैं कि k1 a माइनस बी k2 c के बराबर है और a प्लस बी जो है वो c के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास c की वैल्यू निकल आई हुई है 2k1 a k1 प्लस k2। ये आप बता, इसको यहां पर पुट करें a प्लस बी 2k1 a k1 प्लस k2। इसको उठाकर इस तरफ ले जाए, इसको इस तरफ ले जाए, a माइनस 2k1 k1 प्लस k2 a दैट इज इक्वल टू प्लस b इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां से आप क्या इसको एलसीएम ले लें तो a k1 प्लस k2 माइनस 2k1 k1 प्लस k2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करें, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो AK1 प्लस AK2 माइनस 2k1a डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2
प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये इसमें से गया तो माइनस ए के 2 माइनस ए के 1 डिवाइड बाई के 1 प्लस के 2 इज इक्वल टू माइनस बी। यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूं, ठीक है जी, माइनस को कॉमन निकालूं तो k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 ए दैट इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस माइनस से कट गया तो k1 माइनस k2 k1 प्लस k2 इज इक्वल टू b ओवर a। अब b ओवर a का मॉड ले लें। b ओवर a का मॉड स्क्वायर k1 माइनस k2 k1 प्लस k2 का मॉड स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया, यानी कि इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू बी ओवर ए का मॉड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k1 माइनस k2 k1 प्लस k2 का मॉड स्क्वायर। तो R k1 माइनस k2 ओवर k1 प्लस k2 का मॉड स्क्वायर। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो इसको जो है वो हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। अब E ग्रेटर देन 0 के लिए, जो आपका E ग्रेटर देन 0 है, उसके लिए यानी कि जब एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, E ग्रेटर देन V0 है, यानी कि V0 से ज़्यादा है, जो आपका पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल की हाइट है, जब उससे एनर्जी ज़्यादा है तो हमारे पास रिफ्लेक्शन भी होती है और ट्रांसमिशन भी होती है। ये वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर जो पार्टिकल इंसिडेंट है, उस पार्टिकल की एनर्जी जिस वेल के अंदर है, जिस बैरियर के अंदर है, जहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है, उससे उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा एनर्जी से आ रहा है। क्लासिकली तो हम यही कहते हैं ना कि जब पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी हो, यानी कि E ग्रेटर देन V0 हो, तो वो तो टोटल का टोटल ही ट्रांसमिट कर जाएगा, वो उस रुकावट को पार कर जाएगा। लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स हमने ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखा है कि वो ना सिर्फ ट्रांसमिट हो रहा है बल्कि वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जितना आपका पार्टिकल आ रहा है वो सारे का सारा उस बैरियर को क्रॉस करके आगे जा रहा है, ठीक है, उस बैरियर को वो क्रॉस करके आगे चलेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर दीज रिजल्ट्स आर डिफरेंट, क्योंकि आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली डीलिंग एट द माइक्रो स्केल। अब माइक्रो स्केल के ऊपर यहाँ पर अटॉमिक पार्टिकल, तो अटॉमिक पार्टिकल्स के केस में ये सब अटॉमिक पार्टिकल के केस के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि अगर ये E ग्रेटर देन V0 है, पार्टिकल की एनर्जी V0 से ज़्यादा है, तो उसमें हमारे पास सारा पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं हो रहा, हमारे पास रिफ्लेक्शन भी आ रही है। और यानी कि पार्टिकल चूंकि एज ए वेव बिहेव कर रहा है, क्लासिकल के अंदर पार्टिकल एज ए वेव बिहेव नहीं करता, वो सिर्फ पार्टिकल होता है। तो वेव जो होती है वो जब किसी बाउंड्री के साथ टकराती है तो उसका ये चांस होता है कि वो वेव जो है वो ट्रांसमिट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स चूँकि बेसिकली एक वेव मैकेनिक्स है, इसलिए हम इसके अंदर जो है वो वेव्स की प्रॉपर्टीज़ जो है उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आज यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया
तो कल फिर मैं E < V0 का जो केस है उसको स्टडी करूँगा। तो अभी हम यहाँ पर क्लास जो है उसको एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? क्यों भाई? दानिश, समझ आ गई है? ओके, ठीक है, फिर मैं इस क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। तो अब ऐसे है कि नेक्स्ट टाइम जो है, अब संडे को भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। अभी ज़रा एनर्जी नहीं है मेरे में इतनी ज़्यादा, मैं आधे घंटे से ऊपर नहीं जाया जाता मेरे से, ठीक है। तो मैं इसीलिए आधे आधे घंटे की क्लासेस आपकी लूँगा और संडे को भी लूँगा ताकि आपका कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कोरोना को वही बंदा मानता है जिसको कोरोना लगता है, ठीक है। और ये बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक और डेडली डिजीज़ है, इसलिए अपने और अपने घर वालों का हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।